साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको उस शख्स के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से नेपाल में इंकलाब हो गया, क्रांति हो गई। उस शख्स का नाम है सुदन गुरुंग। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। सुदन गुरुंग का जन्म नेपाल के गोरखा जिले में हुआ था और काठमांडू में आकर वो डीजे बन गए, इवेंट मैनेजर बन गए। इवेंट मैनेजर का मतलब वो पैसे लेके पार्टियां ऑर्गेनाइज करते थे। और काठमांडू के थामेल में उनका एक अपना नाइट क्लब था जिसका नाम था OMG। नाइट क्लब में आप जानते हैं, रात भर लड़के लड़कियां मौज मस्ती करते हैं, थिरकते हैं फ्लोर पर, गाने गाते हैं, दारू भी पी लेते हैं। रात भर ये नाइट क्लब खुले रहते हैं। और ये जो काठमांडू का थामेल इलाका है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 1970 के दशक में इसे दुनिया में हिप्पियों की राजधानी कहते थे। दुनिया भर से हिप्पी लोग यहाँ आते थे गांजा के चक्कर में, चरस के चक्कर में, और थामेल इन हिप्पियों से बिल्कुल गुलजार रहता था। 70 के दशक में 1971 में देव आनंद की एक फिल्म आई थी, हरे राम हरे कृष्ण। उस फिल्म में जीनत अमान ने एक हिप्पी का रोल किया था और इस फिल्म की शूटिंग काठमांडू के थामेल में भी की गई थी। तो इसी थामेल में ये सुदन गुरुंग OMG नाम का नाइट क्लब चलाता था। तो सुदन गुरुंग की जिंदगी भी बहुत अच्छी तरह कट रही थी। तभी आ गई एक मनहूस तारीख, 25 अप्रैल सन 2015। उस दिन क्या हुआ कि काठमांडू में एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया। भूकंप यानी जलजला, यानी अर्थक्वेक। और ये जो जलजला था, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 थी। रिक्टर स्केल एक मशीन होता है जिसका नाम रिक्टर नाम के वैज्ञानिक पर रखा गया है, और इसमें भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, कि कौन जलजला कितनी जोर से आया है। इसमें 1 to 10 के पैमाने पर वो तीव्रता नापी जाती है और 7.8 बहुत ही बड़ा भूकंप माना जाएगा। इस अर्थक्वेक में काठमांडू तबाह हो गया। लगभग 9000 लोग मारे गए, बहुत सारी इमारतें गिर गई, समझिए कयामत आ गई। और सबसे बड़ी बात क्या हुई सबसे बड़ी बात कि ये जो सुदन गुरुंग थे, इनके छोटे बच्चे ने इनकी गोद में ही दम तोड़ दिया। इनका छोटा बच्चा भूकंप में घायल हो गया और उसका इलाज नहीं समय पर हो पाया, तो उस बच्चे ने इनकी गोद में ही अपनी जान दे दी। इस पूरी त्रासदी से सुदन गुरुंग बिल्कुल हिल गए। उन्होंने कहा कि ये तो गजब हो गया, मैं अपने बच्चे तक को नहीं बचा सका। तो उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि वे आगे बढ़ें भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए। उनके कहने पर लगभग 200 वॉलंटियर्स, 200 स्वयं सेवक आगे आए। उन सारे वॉलंटियर्स को जोड़ के सुदन गुरुंग ने एक NGO बना लिया। NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संस्था, जिसको आप स्वयंसेवी संस्था भी कर सकते हैं। उस NGO का नाम रखा गया हामी नेपाल। और उसके बाद हामी नेपाल ने भूकंप पीड़ितों को राहत बांटने का काम शुरू कर दिया। तो इस तरह से सुदन गुरुंग जो एक नाइट क्लब चलाते थे, सिर्फ मौज मस्ती में डूबे रहते थे, वो लोगों के दुखों में मरहम पट्टी लगाने का काम करने लगे। धीरे धीरे इस हामी नेपाल का दायरा बढ़ते चला गया।
नेपाल के एक बहुत बड़े आई सर्जन हैं, आंखों का ऑपरेशन करते हैं, उनका नाम है डॉक्टर संदूक रोहित। वो हामी नेपाल के मेंटोर बन गए, यानी मार्गदर्शक बन गए। एक मिस नेपाल थी, मनीता देवकोटा, वो हामी नेपाल की गुडविल एम्बेसडर बन गई, यानी सद्भावना दूत बन गई। इसी तरह नेपाली फिल्मों की एक एक्ट्रेस है प्रियंका कार्की, वो हामी नेपाल से जुड़ गई। एक दूसरी है स्वस्तिमा खड़का, वो भी हामी नेपाल के लिए काम करने लगी, घर घर खाना पहुंचाने लगी। और एक नेपाली सिंगर है, गायक है अभय सुब्बा, वो भी हामी नेपाल से जुड़ गए। देखते देखते हामी नेपाल काठमांडू से बाहर निकल के पूरे नेपाल में फैल गया और एक बहुत बड़ा एनजीओ बन गया। और आज की तारीख में 16,000 वॉलंटियर्स, समय सेवक हामी नेपाल से जुड़े हुए हैं। सन 2020 के शुरुआत में जब कोरोना की महामारी फैली चीन से बाहर निकलकर, चीन में तो वो महामारी दिसंबर 19 में ही आ गई थी, लेकिन चीन के बाहर वो महामारी 2020 में फैली। तो कोरोना के पैंडेमिक के समय भी हामी नेपाल ने काफी लोगों की मदद की। उसके बाद जब तुर्की में भूकंप आया तो तुर्की के जलजला में भी हामी नेपाल ने वहां भी राहत सामग्री भेजी। इस तरह धीरे धीरे हामी नेपाल का ध्यान इंटरनेशनल एजेंसियों ने भी देना शुरू किया, उस पर ध्यान। और हामी नेपाल को बाहर से भी फंडिंग मिलनी शुरू हो गई। अल जजीरा ने उसे फंड दिया। अल जजीरा आप जानते हैं एक बड़ा न्यूज चैनल है, कतर का चैनल है। कोका कोला ने फंडिंग करनी शुरू की हामी नेपाल की। गोल्ड स्टार ने फंडिंग शुरू की हामी नेपाल की। मलबेरी होटल्स ने, जो होटलों का एक ग्रुप है, उसने पैसे देने शुरू किए। और इस तरह हामी नेपाल के पास अच्छा खासा उसका एक फंड भी इकट्ठा हो गया। इसके साथ ही ये जो सुदन गुरुंग है, इनका नाम नेपाल में समझिए आप बच्चा बच्चा जान गया। और एक हाउसहोल्ड नेम जिसको कहते हैं, एक घरेलू नाम, ये सुदन गुरुंग बन गए। उसके बाद सुदन गुरुंग का दायरा बढ़ने लगा। अब तक ये लोग सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं में राहत बांटते थे। कोई बाढ़ आई तब, भूकंप आया तब, कोई भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, पहाड़ खिसक गए तब। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हामी नेपाल को एक पूरा जन आंदोलन का रूप दे दिया और हामी नेपाल जनता से जुड़े बाकी मुद्दों पर भी अपनी बात रखने लगा। हामी नेपाल ने एक बड़ा काम यह किया कि उसने नेपो किड्स को निशाना बनाना शुरू किया। नेपो किड्स कहते हैं, इंग्लिश में एक शब्द है नेपोटिज्म, हिंदी में उसको कहेंगे भाई भतीजावाद। उसी से नेपो बना है और किड्स मतलब हो गया बच्चे। तो नेपो किड्स कहते हैं जो बहुत बड़े लोगों के बच्चे होते हैं, जिसको हिंदी में आप रईस ज्यादा या रईस जादी कहें, उन लोग को निशाना बनाना शुरू किया। और हामी नेपाल ने कहना शुरू किया कि देखिए ये लोग बड़े लोगों के जो बच्चे हैं, ये कैसे शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, महंगी महंगी कारों में घूमते हैं, विदेशों में छुट्टियां मनाते हैं, 5 स्टार होटलों में दावत खाते हैं, और एक आम नेपाली है वो दर दर की ठोकर खा रहा है। और नेपो किड्स से संबंधित तस्वीरें और वीडियो सुदन गुरुंग ने अपलोड करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जो नेपाल की आम जनता है, जो नेपाल के आम लड़के लड़कियां आम परिवार के हैं, उनमें एक गुस्सा बढ़ता चला गया नेपो किड्स के प्रति। उनको लगा कि हमें 2 जून की रोटी नहीं नसीब है और ये नेपो किड्स कितने भी बड़े नालायक हों, बिल्कुल जन्नत की जिंदगी जी रहे हैं। एक नेपो किड पर सबसे ज्यादा लोगों का गुस्सा था, उसका नाम है श्रृंखला खटीवाड़ा। ये जो श्रृंखला खटीवाड़ा है, ये सन 2018 में मिस नेपाल चुनी गई थी, यानी कि नेपाल की सुंदरी चुनी गई थी। इसके पिता जो हैं विनोद खटीवाड़ा, वो नेपाल में नेतागिरी करते हैं, पॉलिटिशियन हैं, एमपी हैं। इनकी जो माँ है मीनू सिग्नल खटीवाड़ा, वो भी पॉलिटिक्स में है। और ये जो बेटी है, ये जो बिटिया रानी है, पापा की परी है, श्रृंखला खटीवाड़ा, ये मिस नेपाल चुनी गई और उसके बाद दुनिया भर में घूमती थी और अपने वीडियोस, अपनी तस्वीरें डालती थी इंस्टाग्राम पर।
और इसको भी सुदन गुरुंग ने साझा करना शुरू किया कि देखिए ये कितने मौज मस्ती मना रही है और नेपाल में आम लड़कों लड़कियों के दर्द से इसको कोई मतलब नहीं है। नेपाल में बेरोजगारी चरम पर है और इसलिए आम युवा की जिंदगी वहां बहुत मुश्किलों भरी है। तो इस तरह से एक माहौल बना दिया सरकार के खिलाफ सुदन गुरुंग ने। नेपाल में उस समय केपी शर्मा ओली की सरकार थी, वो मिली जुली सरकार थी। केपी शर्मा ओली सीपीएन यूएमएल के नेता हैं। सीपीएन का मतलब हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूएमएल का मतलब हुआ यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे और उनके साथ उनके कैबिनेट में नेपाली कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। तो धीरे धीरे केपी शर्मा ओली के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। ये जो केपी शर्मा ओली था ये चीन का भी बहुत बड़ा चमचा था और सारे काम चीन के इशारे पर करता था। इस वजह से भी नेपाल के लोग इससे नाराज होने लगे कि हमारा प्रधानमंत्री है वो चीन का पिट्ठू बना हुआ है, इसको नेपाल की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि नेपाल में इसी साल 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन कर दिया गया, जिसमें फेसबुक था, व्हाट्सएप था, यूट्यूब था, एक्स था जिसका पुराना नाम ट्विटर है, लिंक्डइन था, ये सब थे। इसके बाद सुदन गुरुंग ने क्या किया कि उसने इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड से युवाओं से एक अपील जारी की और युवाओं से कहा कि 8 सितंबर को काठमांडू के मैती घर मंडल में बड़ी संख्या में जमा हो। ये जो मैती घर मंडल है एक किस्म का समझिए चौराहा है काठमांडू में, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। समझिए कि जैसे पटना में डाक बंगला चौराहा है उसी तरह से। और मैती घर मंडल जो है वो जो नेपाल का सचिवालय है जहां से नेपाल की सरकार चलती है उसको सिंह दरबार कहते हैं, उसके बहुत पास है। सुदन गुरुंग ने यह भी कहा बच्चों से कि वो किस तरह से प्रोटेस्ट की तैयारी करें। उसने कहा कि स्कूली बच्चे भी आए और स्कूल के यूनिफॉर्म पहन के आए, स्कूल का ड्रेस पहन के आए, अपने साथ में स्कूली बैग लेके आए, बैग में किताबें लेकर आए। तो इस तरह से सुदन गुरुंग ने ये अपील कर दी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सुदन गुरुंग तो नायक बन चुका था, हीरो था नेपाल का। उसकी अपील पर हजारों हजार लड़के लड़कियां पहुंच गए मैती घर मंडल और उनमें इतना जोश था कि वे फिर संसद की ओर बढ़ गए, पार्लियामेंट की ओर। उन्होंने संसद के एक दो जो दरवाजे थे उनमें आग लगा दी। इसके बाद केपी शर्मा ओली घबरा गया, उसने पुलिस को फायरिंग करने के आदेश दिए, गोलियां चलाने के आदेश दिए। लगभग 19 लड़के लड़कियां उसमें शहीद हो गए और 70-80 के करीब घायल हुए। ये गुस्सा जब बहुत बढ़ा तो केपी शर्मा ओली ने अपने गृह मंत्री का इस्तीफा ले लिया। होम मिनिस्टर रमेश लेखक था, उसने इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया के प्रतिबंध को वापस ले लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये हिंसा नेपाल के बाकी शहरों में फैल गई थी। काठमांडू के अलावा चितवन में, विराटनगर में, पोखरा में, धरान में, बटवाल में, इटहरी में जगह जगह हिंसा होने लगी थी और उसके बाद केपी शर्मा ओली को भी इस्तीफा देके भागना पड़ा। उसके बाद तो बिल्कुल क्रांति जैसी स्थिति बन गई। 5 बार प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर देववा की पिटाई हो गई। एक पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी गई, उनकी पत्नी जल के मर गई। नेपाल का जो वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था विष्णु पौडेल, उसको काठमांडू की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। तो बिल्कुल अराजक स्थिति हो गई। नेपाल में एक और व्यक्ति थे, अभी भी हैं, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, जिनको लोग प्यार से बालेन शाह कहते हैं। वो पहले रैपर थे। रैपर एक किस्म के गायक होते हैं जो रैप गाते हैं, यानी कि बहुत तेज तेज में गाते हैं। हमारे देश में भी आप रैपर हैं, यो हनी सिंह का नाम आप जानते होंगे, बादशाह का नाम जानते होंगे, बाबा सहगल का नाम, ये लोग रैपर हैं। तो बालेन शाह पहले रैपर हुआ करता था, बाद में वो काठमांडू का मेयर बन गया। उसकी भी लड़ाई चलती थी केपी शर्मा ओली से। तो बालेन शाह भी इस मुद्दे पर गुरुंग के साथ आ गया, तो गुरुंग की ताकत और बढ़ गई। इसके बाद तय हुआ कि जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुका है तो नई सरकार कैसे बनेगी। तो राष्ट्रपति भवन में बैठक बुलाई गई
नेपाल के राष्ट्रपति भवन का नाम है शीतल निवास। शीतल निवास में बैठक बुलाई गई जिसमें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल थे, नेपाल की सेना के चीफ थे अशोक राज सिंगदेल और जेन जी यानी युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में आपको गुरुंग को बुलाया गया, सुदन गुरुंग को। और वहां तय हुआ कि सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। सुशीला कार्की पर मैंने वीडियो पहले ही बनाया है। तो साथियों, ये है सुदन गुरुंग की कहानी कि किस तरह एक नाइट क्लब चलाने वाले ने नेपाल की राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। ये कहानी सुनाने का एक और मेरा मकसद है कि मैं भी बिहार में एक छोटा मोटा संगठन चलाता हूँ जिसका नाम है बिहार विप्लवी परिषद। विप्लव का मतलब होता है क्रांति, इंकलाब। तो बिहार विप्लवी परिषद है, तो मैं भी माफिया से लोहा लेता रहा हूँ और मेरी वजह से बिहार के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, मेवालाल चौधरी को। मेरी वजह से पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी टूटने से बच गई थी और मैं लगातार माफिया से लोहा लेता रहा हूँ। बिहार विप्लवी परिषद की बिहार के कई जिलों में अपनी इकाई भी है। वो छोटा ही संगठन है लेकिन काफी असरदार है। तो हम लोग भी हामी नेपाल से प्रेरणा लेते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।